जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बैलेंस्ड डाइट और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ये जो बैलेंस्ड डाइट है क्या सब इंसानों के लिए एक ही जैसी होती है या हर इंसान की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। तो हम इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लेक्चर में हम इंसान की बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इस टर्म को, बैलेंस डाइट की टर्म को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं जनाब कि बैलेंस डाइट इट इज अ डाइट दैट कंटेन्स, ये एक ऐसी डाइट है ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भाई, ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, जो ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, आर प्रेजेंट, मौजूद हो इन सूटेबल क्वांटिटीज। ऐसी डाइट को बेटा हम बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। तो भाई बात यह है कि बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर आपकी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे मौजूद हो और उतनी मिकदार में एटलीस्ट मौजूद हो जितनी मिकदार में आपकी बॉडी को चाहिए। तो ऐसी डाइट को मेरा बच्चा हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। अब यहाँ पर एक बात तो बेटा हमें यह समझनी जरूरी है कि जो डाइट हम खाते हैं वो काफी डाइवर्स होती है और मुख्तलिफ तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम गंदम भी खा रहे होते हैं, जो है चावल भी खा रहे होते हैं, गोश्त भी खा रहे होते हैं, दूध भी पी रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन आवर फूड दैट वी ईट। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या ये जितनी भी डाइट हम खाते हैं बेटा, इन इस सब की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सेम होती है? मिसाल के तौर पे, अगर हमने गंदम की एक रोटी खाई है और अगर हमने एक 100 ग्राम चावल खाए हैं, तो वेट तो दोनों का इक्वल है। तो क्या उन दोनों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी क्या सेम होगी? क्या दोनों के अंदर, चावल और रोटी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट सेम होंगे, लिपिड सेम होंगे, प्रोटीन सेम होंगे, विटामिन सेम होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक जो बेटा फूड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन और मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन और अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम मुख्तलिफ फूड्स का जायजा लें मेरा बच्चा, तो हमें पता ये चलता है कि कुछ खुराकें, कुछ डाइट्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर लिपिड ज्यादा हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ देखिए, ब्रेड को पे गौर कीजिए या राइस पे गौर कीजिए या पोटैटो पे गौर कीजिए, जो पहली 3-4 डाइट्स हैं, तो इनके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लिपिड्स एंड प्रोटीन। सिमिलरली अगर हम बटर पे गौर करें तो बटर में आपको नजर आ रहा होगा लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है। आप दूध को देखें तो दूध में आपको तीनों चीजें नजर आ रही होंगी कि दूध में जनाब हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चिकन को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि चिकन में मैक्सिमम चीज जो है वो प्रोटीन्स हैं और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उतनी ज्यादा मिकदार में मौजूद नहीं है। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक ओवर हियर इज कि जो भी डाइट बेटा हम खाते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ मिकदार, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की इन द डिफरेंट फूड, ये बेटा आपको याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि किस डाइट के अंदर कौन सा कंपोनेंट ज्यादा मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस किस डाइट में ज्यादा है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन किस डाइट में ज्यादा होती है, चिकन में ज्यादा होती है, लिपिड किस डाइट में ज्यादा होते हैं, फैट और बटर में ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। अब अगर इसे थोड़ा आगे चलें तो हमारा टॉपिक का जो अगला पार्ट है दैट इज रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। इसके बारे में भी सुन लीजिए कि इस बात का क्या मतलब है बेटा। देखिए, अभी हमने ये बात की है कि जो मुख्तलिफ
फूड हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम नहीं होती। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। अब इससे अगर थोड़ा आगे चलें और मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, जो नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए हम दुनिया में 7 अरब इंसान हैं, सबके जेंडर एक दूसरे से मुख्तलिफ, सबकी उम्रें एक दूसरे से मुख्तलिफ, सबकी एक्टिविटी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ। तो आपको क्या लगता है कि हर एक इंसान जो है उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी भूख एक छोटे बच्चे को लगती है उतनी भूख जो एक एडल्ट बंदे को लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, जो कि अभी हमने पढ़ना है। सो बेटा अगर दो इंसानों की एज मुख्तलिफ है, उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ होगी। अगर दो इंसानों का जेंडर मुख्तलिफ है, मेल फीमेल, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होगी। अगर दो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी मुख्तलिफ है, उसमें फर्क है, तो भी उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा इवन हर एक इंसान की एनर्जी रिक्वायरमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी हद तक मुख्तलिफ होती है बिकॉज ऑफ द जीन्स, क्योंकि हर इंसान का जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेटा डिफरेंट है। लिहाजा हर एक इंसान की जो डाइट है उसमें थोड़ा बहुत जो फर्क है वो होता है। बट हम कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन बना सकते हैं इन तीनों चीजों के हवाले से कि किसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अगर मैं सबसे पहले एज का जिक्र करूं, तो एज में बेटा 18 से 30 साल के जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। और 18 से 30 साल की उम्र में जो इंसान है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम जेंडर की बात करें, तो जेंडर में जो मेल्स हैं, मेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट बेटा यूजुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। मेल्स को एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर भी एक चीज है, वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं मेल्स, तो उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो ज्यादा होती है। थर्ड थिंग, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी से हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपेयर करना चाहें, तो हमें पता ये चलता है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी कोई बंदा ज्यादा करता है उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। जितनी कम फिजिकल एक्टिविटी कोई बंदा करेगा उसको उतनी ही कम एनर्जी जो है मेरा बेटा जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए होगी। अब यही 3 चीजें जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की आपकी किताब में कुछ इस तरह के टेबल की फॉर्म में मौजूद है। अब इस टेबल में आपको ये जो तीनों चीजें हैं इनका कोरिलेशन मिल जाएगा, एज का भी, जेंडर का भी और एक्टिविटी का भी। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। बच्चों से मेरी मुराद इन्फेंट, यंग बच्चे जो अभी 2 से 3 साल के हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे कम होती है। इसमें भी उनकी एक्टिविटी का चक्कर होता है, जो बच्चा जितनी कम एक्टिविटी है उसकी उतनी कम एनर्जी होगी। एक्टिविटी अगर उसकी बढ़ती जा रही है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी बेटा बढ़ती जाएगी। अब अगर इससे थोड़ा आगे आ जाए तो वी हैव अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। देखिए मेल्स और फीमेल्स में आपको एक क्लियर कट एनर्जी का डिफरेंस नजर आता है सिंपली बिकॉज ऑफ द जेंडर। यानी अगर एक फीमेल है जिसकी उम्र 4 से 8 साल है और एक मेल है जिसकी उम्र 4 से 8 साल है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी सेम है, फिर भी मेल्स को 200 कैलोरी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, फीमेल्स को 200 कैलोरी एनर्जी कम चाहिए होगी। अब जेंडर के बाद अगर हम एज की बात कर ले तो बेटा एज जैसे मैंने आपको स्पेसिफाई करवाई, 18 से 30 इयर्स की जो एज रेंज है उसके अंदर लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। और जैसे हमने एक्टिविटी का केस डिस्कस किया, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी उसको चाहिए होगी। अगेन ये पूरे का पूरा टेबल आपको जानने याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू पीपल नीड टू डू इज कि आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो कि किस एज में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, किस जेंडर की सबसे ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी का क्या ताल्लुक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। आई होप यू पीपल गेट दिस। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू एज यूजुअल मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।